अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया और 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने पहले बोला कि मैं रेट लगाने वाला हूं 10%, मतलब 10% पूरी दुनिया के ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा। और कुछ ही टाइम के बाद आकर के कहता है नहीं, 10% नहीं, 15% का टैरिफ मैं लगाने वाला हूं दुनिया के ऊपर। और जो दुनिया के लीडर्स हैं वो पूरी तरीके से शॉक में चले गए कि बेसिकली यहां पर हुआ क्या। काफी सारे लीडर्स ने यहां पे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और काफी सारे लीडर्स ने यह बोला कि अग्रीमेंट के ऊपर हम वेट एंड सी अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली कल इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होगा और जो टैरिफ है अब इंडिया के ऊपर कितना लगा हुआ है, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन यहां पे जो टैरिफ के रेट है ये भी बढ़ा दिए गए। और इसी के साथ साथ 2026 में जिस हिसाब की अनसर्टेनिटी है, कौन सा एक म्यूचुअल फंड है जो एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है और लोगों को इस समय पे उसकी नेगेटिविटी ही दिख रही है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। चलो जानते हैं कि ट्रंप टैरिफ से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसकी एनालिसिस। सबसे पहले ट्रंप ने रश किया और न्यू 10% ड्यूटीज लगा दी। उसके बाद उसने बोला कि नहीं, हम अपना फुल पोटेंशियल यूज करेंगे, मतलब 15% का टैरिफ हम लगाएंगे पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर। और उन्होंने अपने सोशल ट्रुथ के ऊपर आकर के बहुत सारे अपडेट्स दिए। सो जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि ट्रंप के टैरिफ का एग्जैक्टली क्या होगा नो वन नोज, बिकॉज जो ट्रंप है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप इस रूल के अंदर जहां पे आप कह रहे हो यूएस जो है इमरजेंसी है, वहां पे आप टैरिफ नहीं लगा सकते, तो वहीं पे जो ट्रंप है उसने बोला मैं किसी और सेक्शन के अंदर यहां पर टैरिफ लगा दूंगा। सो बेसिकली मंडे को क्या होने वाला है, और जो विक्स है वो लगातार इतना ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों दिखा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो ट्रंप का टैरिफ है इसको लेकर के, सो इंडिया के ऊपर सुबह तक जो टैरिफ लगे हुए थे, डिफॉल्ट वो 3% थे, 10% ट्रंप ने लगाए थे जो कि बनकर हो गए थे 13% के। अब 15% प्लस 3% हो गए हैं, मतलब 18% के टैरिफ इंडिया के ऊपर इस समय पे लगे हुए हैं, जो इस समय पे ट्रंप ने पूरी दुनिया पे लगा रखा है। ठीक है, सो हमारे लिए अगर डील हो जाती है तो भी हमारे पास 18% के टैरिफ आने वाले हैं। अगर डील नहीं होती है तो भी नंबर ऑफ डेज के लिए, कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए हमारे ऊपर 18% के टैरिफ तो लगे ही हुए हैं। अब यहां पर जो एक मेन क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो कि एक्सपर्ट पूछ रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है कि जो हमने अपनी एग्रीकल्चर वाली बिजनेसेस खोले थे यूएस के लिए, ये जो टैरिफ डील के अंदर हम बात कर रहे हैं, क्या ये इंटैक्ट है। और बहुत जल्दी ये जो फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, बहुत जल्दी इसके ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है। तो ये जो ट्रेड डील 18% पे साइन हो रही है, जिसके अंदर ये भी बोला जा रहा है कि यूएस के बिजनेसेस को इंडिया की काफी सारी मार्केट में ऑलमोस्ट 0% के आसपास टैरिफ फेस करना पड़ेगा, क्या सेम चीज इंटैक्ट रहने वाली है। सो इंडियन मार्केट के अंदर ये जो वोलेटिलिटी है ये आपको मंडे को दिखेगी। मेरे हिसाब से इनिशियल आफ्टर टाइम यहां पर मार्केट हमारी काफी अच्छा रिस्पांस करेगी, लेकिन यहां पर कुछ भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम 18% पे ही हैं और 18% वाला जो टाइम है वो ऑलरेडी इंटैक्ट हो चुका है। लेकिन ये जो 18% है ये हमेशा के लिए नहीं होने वाला, क्योंकि जिस सेक्शन के अंदर ट्रंप ने अभी ये 15% के एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हैं पूरी दुनिया पे, ये कुछ टाइम के लिए ही लिमिटेड होता है, उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये हट जाता है। सो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट, न्यूज का इंपैक्ट हमें मंडे की मार्केट में देखने को मिल सकता है। कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा ये तो मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक चीज बिल्कुल नहीं करनी है और उसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अगर आप एक ट्रेडर हो, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो भाई मंडे का जो मार्केट है ये काफी ज्यादा वोलेटिलिटी लेकर के आएगा, और जब मार्केट खुलेगा 9:15 पे, तब आपको चीजें ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्राइस इन देखने को मिलने वाली है, राइट। तो यहां पर अगर आप एक ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड करो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से बाजार को शांत होने का टाइम दो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें प्राइस इन हो जाएंगी, चाहे टैरिफ लगे चाहे टैरिफ ना लगे। ओवरनाइट हमारे जो बिजनेसेस हैं उनके रेवेन्यूज नहीं बढ़ने वाले और ना ही कोई मेजर सेंटिमेंट होगा। जो एफआईआई है वो भी अपने हिसाब से आएगा। हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंटिमेंट प्ले होने वाला है। सो अगर आप सिर्फ सेंटिमेंट बेस ऑफ इन्वेस्टिंग करते हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हो, जहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनीज के
रेवेन्यूज बढ़े, देश ग्रो करे, तो उस लेवल पे आपको एक्चुअली कुछ मेजर देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी क्लैरिटी ही नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट लेवल पर ही क्लैरिटी नहीं है। ये जो न्यूज आती है ये बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो रही है, तो यहां पर एक मेजर इशू बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहां पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता जा रहा है जिसको आपको जरूर नोट करना चाहिए। इसके ऊपर काफी सारी चर्चाएं होना शुरू हो चुकी हैं, वो है हमारा गोल्ड और सिल्वर। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो अगेन मैं बोलूंगा मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी इससे इतनी ज्यादा नहीं है। मैं रेगुलर बेसिस पे जिनको मैं लोकल लेवल पे जानता हूं उनको मैं पूछता हूं कि भाई क्या आपके पास है, क्या आप इस समय पे बेच रहे हो, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं अभी हम बेच नहीं रहे हैं। और अगर कोई बेच भी रहा है तो वो प्रीमियम पे बेच रहा है, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो। गोल्ड 24 कैरेट के अंदर इस समय पे अवेलेबल नहीं है, और जो ज्वेलरीज हैं वो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है डे टू डे टाइम के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जो फिजिकल डिमांड है ये धीरे धीरे करके बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है, सो ये देखना पड़ेगा। अदर देन दैट यहाँ पर जिस हिसाब के वॉल्यूम्स हैं, मैं आपको शायद अब 2 साल हो गए होंगे बोलते हुए, इसको देख करके साफ साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट प्ले हो रहा है। काफी ज्यादा पेपर मनी यहां पर जा रहा है। फिजिकल डिमांड पूरी करने के लिए हमारे पास इतना सोना और चांदी है ही नहीं, तो इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है। देखो ये चीज पहले भी हो रखी है, पहले भी बाजार ऊपर गया, फिर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन गया और उसके बाद भी क्रैश आया, और अब भी आपको कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हो तो यहां पर मुझे लगता है कुछ टाइम में एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूं गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो मेरा सिर्फ एक स्ट्रेटेजी कहती है न्यूज़ कितनी भी अच्छी आ जाए, न्यूज़ कितनी भी बुरी आ जाए, मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो सोना है वो 5 से 10% होने वाला है, चाहे बाजार ऊपर जाए चाहे बाजार नीचे जाए, और सिल्वर जो है वो सिर्फ 2% होने वाला है। बाकी जो पैसा है वो हमारा इक्विटी में लगा रहेगा। इक्विटी में कभी लॉन्ग टर्म, कभी शॉर्ट टर्म, कभी स्विंग, ये हम नॉर्मली करते रहते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन करूंगा। लेकिन यहां पर एक मेजर इशू आता है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिसके पास इतना टाइम नहीं जो मार्केट को ट्रैक कर पाए, जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाए। जैसे इस समय पे मोतीलाल ओसवाल 30% गिर गया, लेकिन कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं कर पाया। तो अगर कोई एक्सपर्ट आपको ऐसी सलाह दे देता तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होता। तो इसी वजह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाकर के एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हो फ्री के अंदर। आपको जाकर के वहां पे साइन अप करना है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है रुपीजी। रुपीजी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जब आप यहां पे जाके साइन अप करते हो तो आपको सेबी रजिस्टर म्यूचुअल फंड एडवाइजर मिलता है, जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये सजेस्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये चेक कर सकते हो कि कौन से पोर्टफोलियो में मेरा ओवरलैप है। इसी के साथ साथ कोई नया म्यूचुअल फंड ऐड किया है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, ये भी आप रुपीजी पे जाके चेक कर सकते हो। और रुपीजी कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, 20 साल का ट्रस्ट है रुपीजी के ऊपर इन्वेस्टर्स का, और 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स रुपीजी के साथ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रुपीजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के साइन अप कर सकते हो। यहां पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एडवाइस करेगा, तो वहां पर आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड मिलने वाले हैं। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो रुपीजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के खोल सकते हो। अब पर्सनली मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए फॉर अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक म्यूचुअल फंड को काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूं, और इस म्यूचुअल फंड का नाम है ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। ये वाला जो फंड है ये पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर जो एसेट एलोकेशन है वो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। जैसे गोल्ड के ETF के अंदर 53% इन्होंने अपनी ओवरऑल होल्डिंग रखी है, और बाकी जो होल्डिंग है 45% के आसपास वो इन्होंने सिल्वर के ETF में रखी है। सो मान लो अगर मुझे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की SIP करनी है हाइपोथेटिकली, तो मेरे को 2 म्यूचुअल फंड मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मेरा 50-50 जो पैसा है इस वाले म्यूचुअल फंड के अंदर चला जाएगा और ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट इनफ्लो वाला फंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये इस समय पे दिख रहा है। ये हमें डेटा बताता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो काफी ज्यादा इनफ्लो कर रहे हैं मार्केट में। तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस अप्रोच ये फंड आपको दे सकता है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है नहीं, ये मुझे पर्सनली पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं धीरे धीरे करके। अदर देन दैट अगर आप देखोगे एक्सपेंस रेशियो 0.6% के आसपास है, तो इतना ज्यादा कोई एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है, क्योंकि अगर आप 1-1.5% एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो और उसके बदले
बदले आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1-1.5% को बचाना चाहते हो और आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, आप लॉस कर रहे हो, तो वो 1-1.5% बचाने के चक्कर में आप 20-20% के लॉस कर जाओगे। तो एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो मार्केट को ट्रैक नहीं करता, समझ नहीं आता, मेरे ख्याल से रेगुलर म्यूचुअल फंड्स भी सही है। ये मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ के अंदर पहले भी बोला हुआ है। सेकेंड म्यूचुअल फंड जो मेरे हिसाब से बढ़िया है वो है मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड। इसके आसपास भी आप देखोगे कैटेगरी एवरेज से अच्छी खासी इसने ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर भी जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है, 0.48% के आसपास है। यहाँ पर भी जो पोर्टफोलियो है वो आपको बढ़िया दिख रहा है, मतलब गोल्ड के अंदर 60% है, मतलब एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, और सिल्वर के अंदर 41% के आसपास है। सो मेरे हिसाब से एक मेजर सेंस बनाता है अगर किसी को कम वोलेटिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड की होल्डिंग ज़्यादा है तो वोलेटिलिटी स्लाइटली कम हो जाएगी हमारे ईडलवाइस वाले फंड ऑफ फंड से, ठीक है। तो ये दो म्यूचुअल फंड्स हैं जो मेरे हिसाब से इस अनसर्टेनिटी वाली मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आपको, बट हाँ आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हो तो। अदर देन दैट अगर हम बात करें मंडे की मार्केट की कि भाई मंडे को बेसिकली क्या होते हुए दिख सकता है, मेरा मानना यह है कि मंडे को होगी दबा करके वोलेटिलिटी, और इस वोलेटिलिटी के अंदर ज़्यादातर लोग फंस जाएंगे। जो लोग ग्रीड में आएंगे, जो लोग बाय करेंगे वो फंसेंगे, जो लोग आराम से वेट एंड वॉच करेंगे, मार्केट को चीज़ों को प्राइस इन करने का मौका देंगे, मेरे ख्याल से उनको अगेन मार्केट थोड़ा गिरते हुए दिखेगी और हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं अगले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर। लेकिन जो हमारी SIP है वो हमें लगातार अपनी करते रहनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2% ऊपर चला जाएगा, 2% नीचे आ जाएगा। एंड ऑफ द डे अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर या कहीं पर भी अच्छी परफॉर्मेंस देखनी है, चाहे ज़मीन में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखनी है, तो उस सिचुएशन में अगर वो कंपनी अच्छी कर रही, इकोनॉमी अच्छा कर रहा, सिर्फ तभी ग्रोथ दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। अब इस समय पे काफ़ी सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, और ये वही लोग हैं जो 2020 के अंदर म्यूचुअल फंड को बेस्ट कहते थे। उस समय कहते थे कि मैं ज़मीन बेच करके म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, आज कहते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कैम है। देखो सिंपल सी बात है, कहते हैं जब सूरज उग रहा होता है तो उसको सब सलाम करता है, जब वो डूब रहा होता है तो हर किसी को बुरा लग रहा होता है। तो प्रॉब्लम यही चीज़ है, अगर आपको एक अच्छी चीज़ चाहिए और आपको अच्छे पोटेंशियल वहाँ पर ग्रोथ चाहिए, तो आप सिर्फ तभी उसको अंदर इन्वेस्ट करोगे जब उसके हाल बुरे चल रहे हो, मार्केट में सिचुएशन खराब हो। सेम एग्जांपल, अगर आपको एक अच्छी ज़मीन मिल रही है, ठीक है, लेकिन आज की डेट में वो आपको सस्ती मिल रही है, तो सस्ती इस वजह से मिल रही है क्योंकि जो उसका पोटेंशियल है अभी वो अनलॉक नहीं हुआ है, अभी वहाँ पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है उस ज़मीन के जो पेपर हैं वो पूरी तरीके से क्लियर ना हो, तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लॉयर्स चाहिए होंगे, उसके बाद आप वो ज़मीन खरीदोगे। हो सकता है कि वो उस ज़मीन के आसपास रोड कटने वाली है, लेकिन वो अनसर्टन है, जिस वजह से वो ज़मीन आपको सस्ती मिल रही है। अब जब सर्टेनिटी आ जाएगी कि पेपर क्लियर है एक ज़मीन के, तो वह ज़मीन आपको जो 25 लाख की मिल रही है वो सीधे 1 करोड़ की मिलेगी। अगर किसी ज़मीन के पास से रोड कट जाएगी तो वही 25 लाख की ज़मीन 1 करोड़ की मिलेगी। अगर जिसकी ज़मीन है वो कोई चीज़ सस्ती आपको क्यों बेचेगा? वो सिर्फ इसलिए बेचेगा ना क्योंकि अनसर्टेनिटी है और वो अनसर्टेनिटी नहीं झेल पा रहा। तो अगर आप ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे तो कभी आप बोलोगे कि ज़मीन स्कैम है। भाई ज़मीन में लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, वहां पर भी स्कैम है। जो उसको भी नहीं समझता, उस एसेट क्लास को नहीं समझता, पैसा लोग वहां पर भी लॉस कर रहे हैं, पैसा लोग म्यूचुअल फंड में भी लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप एसेट क्लास को नहीं समझोगे। लोग कहते हैं कि मेरी जमीन में पैसा बना है, बिल्कुल पैसा बना होगा। आप ये सोचो ना, आप एक बार में 20 लाख रुपए एक जमीन में डाल रहे हो और उस जमीन को आपने 20 साल होल्ड करा है। कोई आप जाकर के ज़मीन के पैसे नहीं देख रहे, बड़े हैं कम हुए, बड़े कम हुए, नहीं देख रहे ना, 20 साल तक होल्ड कर रहे हो और आपने एक बार में लमसम भी डाल दिया। अब यही चीज़ अगर मैं म्यूचुअल फंड में बोलूँ करने के लिए, अगर मैं बोलूँ, मैं बोल नहीं रहा, अगर मैं बोलूँ तो लोग बोलेंगे अरे यार लोन लेकर के म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए। उसके बाद बोलेंगे कि यार ये ना रिस्क बढ़ जाएगा। भाई जब ज़मीन में आप 20 लाख रुपए लोन लेकर के डाल रहे हो, वहाँ रिस्क नहीं है। अगर वो ज़मीन खराब हो गई तो आपके 20 लाख रुपए वहाँ पे भी फंसेंगे ना। तो देखने का नज़रिया है। एसेट क्लास डिपेंड करता है आपको समझ आता है या नहीं आता। अगर आपको एसेट क्लास समझ आता है, आप 20 साल तक ज़मीन में रुक सकते हो, आप 20 साल तक म्यूचुअल फंड में रुको, तो आपको पता चल जाएगा। लोग कहते हैं भाई मेरे को 20 साल वाला म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टर्स कोई नहीं मिला। भाई नहीं मिलेगा, लोगों के रिस्क एपेटाइट ही नहीं है। यहाँ पर ना एक कहानी बहुत बढ़िया फिट होती है, मैंने बचपन में सुनी तो मुझे पसंद थी। तो वहाँ पर क्या होता है, 10 लोग होते हैं, 10 लोगों को बोला जाता है कि भाई ये ना एक डब्बा है काले कलर का, इस पर आपको हर दिन आकर के एक हथौड़ा मारना है 10 दिन तक, ठीक है। और जो 10 दिन तक हथौड़ा मार देगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। कुछ लोग आते हैं 5 दिन के अंदर निकल जाते हैं, 10 में से 5 लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 8वें दिन तक
3 लोग और चले जाते हैं, मतलब 2 लोग बचते हैं। अब 2 दिन ही बचे हैं। अब 9वें दिन पे एक बंदा आता है, हथौड़ा मारता है, कहता है इस पे तो स्क्रैच भी नहीं लगा, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, ये स्कैम है, वो भी चला जाता है। अब एक बंदा बैठा होता है, कहता है 9 दिन तो मार ही ली, एक दिन और मार देते हैं। वो एक दिन और आता है, एक दिन और मारता है, और उसको वो गिफ्ट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उसने जो प्रोसेस था उसको फॉलो किया, तो उसको वो रिजल्ट मिले। अब वो 9 लोग उसको स्कैम बोल के गए हैं, लेकिन उस एक इंसान को वहां पे प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रोसेस को समझता है। तो जो लोग प्रोसेस को समझते हैं उनके लिए अच्छी बात है। अगर आप प्रोसेस को नहीं समझोगे तो आपके लिए सब स्कैम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना चीजों को समझ करके उन पे एक्शन लेते हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।